11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए इतिहास का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। आपका जो इतिहास का पेपर है वो 10 मार्च के दिन होने वाला है। तो देखिए पूरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आंसर सहित बताऊंगी। देख लीजिए ये पीडीएफ आपके लिए मैंने तैयार कर ली है। तो आज की आपकी जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सारे प्रश्नों का सोल्यूशन भी हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सके प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा सही विकल्प चुनिए। तो फीप का क्या था? तो फीप क्या था? इस प्रश्न का आंसर आपका इसमें रहेगा फीप क्या था? फीप एक कर था। तो आ नंबर वाला सही रहेगा। दूसरा है अमेरिगो वेस्पुकी किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? यह अमेरिका से संबंधित है। तीसरा है रोमन के जो सम्राट हैं कोस्टाइन द्वारा प्रचलित सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको किस नाम से जाना जाता है? सॉलिड्स नाम से जाना जाता है। चौथा है वेनिस क्या है? तो वेनिस क्या है? वेनिस एक शहर है। द नंबर वाला सही रहेगा। अगला है कुशाल अश्व सैनिक किसे कहते हैं? किसे कहते थे? तो सर्प को कहते थे। अगला है आपका मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? तो इसका विकास दजला ओ फरात नदी की घाटी पर हुआ है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहले का ए रहेगा, दूसरे का भी ए रहेगा, तीसरे का सी रहेगा आपका। जो चौथा है आपका चौथे का आपका सिटी रहेगा और जो आपका यहाँ पे पांचवा है इसका आपका बी रहेगा सर्फ। और आपका जो छठा है छठे का आपका इसमें रहेगा ए वाला। कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। यहाँ से अगला जो प्रश्न है उसमें हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे और आपको एप्लीकेशन पर 6 मॉडल पेपर दिए जाएंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। फुल सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक को आप चेक करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी किस तरह से आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो एक बार लिंक को चेक जरूर करें। अब हमारा जो पहला रिक्त स्थान है छाप खाने का आविष्कारक रेड्डेस था, तो कौन था? जोहान्स गुटेनबर्ग। तो यहाँ पे हम भर लेंगे जोहान्स गुटेनबर्ग। अगला है राजा जिमरिलित का राजमहल रेड्डेस में स्थित था, तो कहाँ पे था? मारी में। अगला है टोक्यो का अर्थ रेड्डेस है, तो टोक्यो का अर्थ क्या है? पूर्वी राजधानी। अगला है रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्कों को रेड्डेस कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था उनको? डिनेरियस कहा जाता था। अगला है कैनबरा रेड्डेस की राजधानी है, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगला इंग्लैंड देश का नाम रेड्डेस का रूपांतरण है, तो किसका है? का एक लैंड आपका आंसर रहेगा। इस तरह से लिखना है इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो उससे पहले हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भरेंगे, तो मैं पहले भर देती हूँ इनको ताकि आपका समय बचे। तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको कंप्लीट करें। अब हम सत्य की ओर बढ़ेंगे। तो पहला है जापान की राजधानी पेकिंग है, तो ये आपका सत्य रहेगा क्योंकि इसकी राजधानी कौन सी है? टोक्यो है। टोक्यो यदि आए तो सत्य आप कर दीजिएगा इसको। अगला है वास्को डी गामा ने यूरोप की खोज की थी, तो ये भी आपका असत्य रहेगा।
अब देखिए ये असत्य इसलिए है क्योंकि इन्होंने खोज नहीं की, बल्कि ये क्या है, यूरोप से भारत तक आए थे, समुद्री मार्ग की खोज इन्होंने की थी। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं इतना सा, समुद्री मार्ग की खोज की थी इन्होंने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ये आपका इसमें क्या रहेगा, असत्य रहेगा। तो ये किस कारण से आपका असत्य है, क्योंकि इसमें टिग्रस और यूफ्रेटस नदी के किनारे यह विकसित हुई थी। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रैकेट में, टिग्रिस, यहाँ पे इस पे भी मात्रा है, और यूफ्रेटस नदी के किनारे हुई थी। तो समझ गए होंगे आप इतने में। अगला आपका रहेगा, होपी एक आदिवासी समुदाय है। तो ये आपका एकदम सत्य है। अगला है, ओगो देई ने सुनहरा गिरोह का गठन किया है। तो किसने किया है इसका गठन, चंगेज खान के पोते ने, बातू खान ने इसका किया है। ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। तो मैं यहाँ पे केवल इतना लिखूंगी क्योंकि देखिए जगह भी कम है। चंगेज खान का पोता, जिसका नाम क्या है, बातू खान ने किया है। इस कारण से यह है आपका असत्य है। अगला है, सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुआ। तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहला आपका यहाँ पे फॉल्स रहेगा, और दूसरा भी, तीसरा भी, केवल चौथा आपका इसमें ट्रू रहेगा, और एक ये वाला छठा आपका ट्रू रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी आपका चौथा प्रश्न है जिसमें सही जोड़ी लिखिए। पहली है एम्फोरा। तो एम्फोरा की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी यहाँ पे मटके या कंटेनर, पहली जोड़ी। दूसरा है मंगोल सरकारों की परिषद। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी इसमें कुरलताई। तीसरा है अरस्तु। तो अरस्तु की जोड़ी रहेगी दार्शनिक। चौथी है चिरोकी। चिरोकी की जोड़ी रहेगी कबीला। और स्टेपिच। तो स्टेपिच की जोड़ी रहेगी घास का मैदान, पांचवी जोड़ी। और सन यात सेन, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी चीन, छठी जोड़ी। और सातवीं है शोगुन। तो इसकी जोड़ी रहेगी जापान। ये हो गई आपकी जोड़ियां। चलिए यहाँ से हम नंबर डाल लेते हैं इन पर। तो ये तीसरी, पांचवी, सातवीं, दूसरी, चौथी, पहली, छठी। अब एक वाक्य में उत्तर को हम लिखेंगे। तो पहला आपका रहेगा, मोनालिसा तथा द लास्ट सपर के चित्रों की रचना किसने की थी। तो इन सफर की रचना किसने की थी, लियोनार्डो दा विंची ने की थी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लियोनार्डो दा विंची ने की थी। अगला है, तेमुजिन किसका प्रारंभिक नाम था। तो जो तेमुजिन है वो किसका प्रारंभिक नाम था, ये तेमुजिन जो प्रारंभिक नाम है वो चंगेज खान का नाम था, चंगेज खान। अगला पेपायरस क्या है। तो पेपायरस एक प्रकार का कागज है, एक प्रकार का कागज। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के मूल बासिंदों को क्या कहते हैं।
तो इनको एबोरिज्म कहते हैं, एबोरिजिन्स। अगला है ब्लैक थ्रेड से आप क्या समझते हैं? तो ये क्या है? एक भयंकर बीमारी है, या आप इसको घातक बीमारी भी लिख सकते हैं। एक भयंकर महामारी। अगला है आपका चंगेज खान की विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो यासा नाम से जाना जाता है। अगला आपका रहेगा सर्प किसे कहते हैं? तो सर्प क्या है? सर्प जमींदार की भूमि पर काम करने वाले किसानों को कहते हैं। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिए हैं, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। अब चलिए हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें, PDF के द्वारा हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो अच्छे से कंप्लीट आपको करना है इनको। और मैं आपको 6 सेट दूंगी, जिसमें से पहला सेट मैंने आपको इसी आंसर सहित बताया है। सेट ए का फुल सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, और ये सेट बी है। इसी तरह से सेट सी डी हम पढ़ेंगे। तो यदि आपको अच्छे अंक एग्जाम में लाना है, अच्छे अंकों से पास होना है, तो अच्छे से आपको मेहनत करना है और पूरे प्रश्नों को कंप्लीट भी करना है। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत भी आपको अधिक लगेगी। तो चलिए अब हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। ये यहाँ से आपका जो छठा प्रश्न है, रेनेसा से क्या अभिप्राय है? तो रेनेसा का अर्थ है पूर्ण जागरण। यह यूरोप में मध्यकाल के बाद कला, साहित्य, विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में हुए नव जागरण को दर्शाता है। तो क्या है? रेनेसा का क्या अर्थ है? पूर्ण जागरण इसका अर्थ होता है, और यह यूरोप में मध्यकाल के बाद कला, साहित्य, विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में हुए नव जागरण को दर्शाता है। अगला है मानवतावाद क्या है? तो मानवतावाद वह विचारधारा है जिसमें मानव के मूल्य, गरिमा, तर्क और स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। तो काफी आसान और सरल है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी यहाँ से कंप्लीट इनको करें। और आपका 7वां प्रश्न है, नोयान व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो नोयान व्यवस्था मंगोलों की प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें नोयान नामक अधिकारी क्षेत्रों का शासन और सेना का संचालन करते थे। तो नोयान व्यवस्था क्या है? एक मंगोलों की प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें नोयान नामक अधिकारी क्षेत्रों का शासन और सेना का संचालन करते थे। तो समझ में अच्छे से आपको आया होगा। अथवा इसका कुबकुर क्या है? कुबकुर मंगोलों की सैन्य संगठन प्रणाली थी, जिसमें सेना को 10, 100, 1000 और इसमें 10, 100, 1000 और 10,000 की इकाइयों में बांटा जाता है। तो कुबकर क्या है? कुबकर मंगोलों की सैन्य संगठन प्रणाली थी, जिसमें सेना को 10 में, 100 में या 1000 और 10,000 की इकाइयों में बांटा गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? कुबकर बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका 8वां रहेगा इसमें, मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के मध्य स्थित था? तो मेसोपोटामिया दजला या फिर टाइग्रिस और फरात नदियों के बीच स्थित था। अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे, स्टेपी क्या है? तो स्टेपी विशाल घास के मैदानों को कहा जाता है, जहाँ पेड़ बहुत कम होते हैं और पशुपालन प्रमुख आजीविका होती है। तो स्टेपी क्या है? स्टेपी विशाल घास के मैदानों को कहा जाता है, जहाँ पर पेड़ बहुत कम होते हैं, लेकिन पशुपालन की प्रमुख जीविका वहाँ पे होती है। आपका ये यहाँ से 9वां प्रश्न है, नाइट्रो कोनन कौन थे? तो नाइट्रो कोनन जापान के एक प्रसिद्ध सामुराई योद्धा और सैन्य अधिकारी थे। कौन थे ये?
ये जापान के एक प्रसिद्ध सामुराई योद्धा और सैन्य अधिकारी थे। अगला है आपका पहला अफीम युद्ध कब हुआ? तो पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के बीच हुआ। तो काफी आसान और सरल है, आपके लिए कम शब्दों में सटीक आंसर तैयार किया है ताकि कम समय में आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। 10वां है गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है? गोल्ड रश वह घटना थी जब सोने की खोज के कारण बड़ी संख्या में लोग किसी क्षेत्र की ओर तेजी से आकर्षित हुए। तो गोल्ड रश क्या थी? एक घटना थी जिसमें क्या है, सोने की खोज के कारण, किसकी खोज के कारण? सोने की खोज के कारण बड़ी संख्या में लोग क्या करते थे, किसी क्षेत्र की ओर तेजी से आकर्षित होते थे, यानी कि उसके तरफ ये जाते थे। अगला है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की। अब यहाँ से आपका 11वां है प्रिंसिपेंट किसे कहा जाता है? तो प्रिंसिपेंट किसे कहा गया है? प्रिंसिपेट रोमन साम्राज्य की वह शासन व्यवस्था थी जिसमें सम्राट स्वयं को प्रथम नागरिक मानता था। क्या करता था इसमें? यह एक शासन की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सम्राट को क्या है, सम्राट स्वयं को प्रथम नागरिक मानता था। अगला है आपका एम्फोरा क्या है? तो एम्फोरा प्राचीन काल में तेल, शराब और अनाज रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मिट्टी का पात्र था। क्या था एम्फोरा? इसमें तेल, शराब और अनाज रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, जो किसका था? मिट्टी का एक पात्र था। अब यहाँ से आपका 12वां है नाइट किसे कहते थे? तो मध्यकालीन यूरोप में वे घुड़सवार सैनिक जो अपने सामंती स्वामी की सेवा करते थे नाइट कहलाते थे। ये युद्ध में प्रशिक्षित साहसी और वफादार सैनिक होते थे। तो समझ में आया होगा आपको नाइट किसे कहते हैं? तो मध्यकालीन यूरोप में घुड़सवार होते थे जिनकी सेना जो क्या करती थी, अपने सामंती स्वामी की सेवा करते थे, उन्हें हम क्या बोलते थे? नाइट उनको हम कहते थे। और ये युद्ध में प्रशिक्षित साहसी और वफादार सैनिक होते हैं जिनको नाइट बोलते हैं। आपका अगला है कैथेड्रल नगर किसे कहते हैं? तो वे नगर जिनमें बड़े और प्रसिद्ध गिरजाघर स्थित होते हैं उन्हें कैथेड्रल नगर कहा जाता है। कैथेड्रल जो नगर है इसमें क्या है, बड़े प्रसिद्ध गिरजाघर होते हैं जिनको कैथेड्रल नगर कहते हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। और आपका अगला जो प्रश्न है ये यहाँ से एबोरिजिन्स शब्द का वास्तविक अर्थ समझाइए। तो एबोरिजिन्स शब्द का अर्थ है किसी क्षेत्र के वे मूल निवासी जो उस स्थान पर सबसे पहले बसे हैं और पीढ़ियों से वहां रहते आ रहे हैं। ये लोग अपनी अलग अलग संस्कृति, परंपराएं और भाषा, जीवन शैली रखते हैं। ऑस्ट्रिया के मूल निवासी एबोरिजिन्स इसका प्रमुख उदाहरण है। तो देखिए क्या है इसमें कि जो एबोरिज्म शब्द है इसका क्या अर्थ है कि किसी क्षेत्र के वे मूल निवासी जो उस स्थान पर सबसे पहले से ही बसे हुए हैं और उनकी पीढ़ियों से वो वहाँ पर रहते आ रहे हैं। ये लोग अपनी अलग संस्कृति, परंपराएं और भाषा शैली जीवन में ये संस्कृति, परंपराएं, भाषा और जीवन शैली रखते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनको हम एबोरिजिन्स इसका एक उदाहरण माना जाता है। अगला है नेटिव शब्द का क्या अर्थ है? तो नेटिव शब्द का अर्थ उस व्यक्ति से है जो किसी विशेष स्थान पर जन्मा हो और वहीं का निवासी हो। यह शब्द किसी क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए विशेष स्थान पर जो जन्मा हो वही क्या कहलाता है? निवासी कहलाता है, जो जन्म से वहाँ पे रह रहा हो। और किसी क्षेत्र स्थानीय निवासियों के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। 14 है इटली में विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र कौन कौन से थे? तो मध्यकालीन इटली में बोलोनिया और पाडुआ विधि शास्त्र के प्रमुख अध्ययन केंद्र थे। बोलोनिया विश्वविद्यालय रोमन कानून के अध्ययन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था, जबकि पाडुआ भी कानून की उच्च शिक्षा दी जाती थी।
कंप्लीट अच्छे से करना है और भरोसा रखिए एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं रहेगा। जो तैयारी आपको मैं करवा रही हूँ लगातार आप करते चले 100% आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। बस कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। और कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा? तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका पहुंचा। इस यात्रा से यूरोप और अमेरिका के बीच संपर्क की शुरुआत हुई थी। 1992 ईस्वी में अमेरिका पहुंचा था और यात्रा के दौरान यूरोप और अमेरिका के बीच क्या है? संपर्क शुरू हुआ। 15वां है मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। यह क्षेत्र टीग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थित था और यहाँ प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ। तो जो मेसोपोटामिया शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। यह क्षेत्र टीग्रस और यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थित था और यह प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था इसमें। और हौज किसे कहते हैं? तो हौज पानी को एकत्रित करने के लिए बनाया गया बड़ा जलाशय होता है। इसका उपयोग वर्षा जल संग्रह और घरेलू आवश्यकता के लिए किया जाता है। तो हौज किसे कहते हैं? पानी को एकत्रित करने के लिए बनाया गया जो बड़ा जलाशय होता है उसे क्या बोलते हैं? हौज बोलते हैं। और वर्षा जल का संग्रह यानी इकट्ठा करने के लिए और घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। अगला है मैनर व्यवस्था क्या थी समझाइए। तो मैनर व्यवस्था मध्यकालीन यूरोप की ग्रामीण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी। इसमें एक मैनर के अंतर्गत स्वामी की भूमि, किसानों की खेत और गांव शामिल होते थे। किसान भूमि पर खेती करते थे और बदले में स्वामी को कर और सेवा देते थे। यह व्यवस्था आत्मनिर्भर थी और समानता व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है सभी प्रश्नों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका अगला प्रश्न है यूरोप में 14वीं सदी का संकट क्या था? तो 14वीं सदी में यूरोप को अकाल, प्लेग, महामारी, जनसंख्या में कमी और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इससे कृषि, व्यापार और समानता व्यवस्था कमजोर हो गई। तो जो 14वीं सदी थी इसमें यूरोप में क्या था? अकाल व प्लेग, महामारी, जनसंख्या में कमी और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। यानी कि बीमारी का और जनसंख्या की कमी हो गई, आर्थिक संकट, इन सब का सामना करना पड़ा और इसमें कृषि, व्यापार, समानता व्यवस्था कमजोर हो गई। 17वां है रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। तो रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न थी। वे परिवार और समाज में पुरुषों पर निर्भर रहती थी और उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। हालांकि उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति रखने की कुछ स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो जो रोमन समाज है इसमें जो महिलाओं की स्थिति कैसी थी? पुरुषों की तुलना में निम्न थी। वे परिवार, समाज में पुरुषों पर ही निर्भर रहती थी और उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी वो क्या थी? शिक्षा और संपत्ति रखने में स्वतंत्रता उनको प्राप्त थी। अब हम हमारा अगला जो प्रश्न पढ़ेंगे, आपका अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखिए। तो रोमन साम्राज्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका के भागों में फैला हुआ था। इसके केंद्र में भूमध्य सागर स्थित था जिसने व्यापार और संपर्क को आसानी से बनाया। अब यहाँ से अगला है गेंजी कथा पर लेख लिखिए। तो गेंजी कथा जापान का एक प्रसिद्ध प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ है। इसकी रचना 11वीं शताब्दी में जापानी लेखिका मुराशिकी शिकिबु ने की थी। इस ग्रंथ में शाही दरबार के जीवंत प्रेम, राजनीतिक तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। इसे विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है और यह जापानी समाज व संस्कृति को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो गेंजी कथा जापान है वो क्या है? एक प्रसिद्ध प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ है जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में जापान की लेखिका मुराशिकी शिकिबु ने की थी और इस ग्रंथ में शाही दरबार के जीवंत प्रेम, राजनीतिक, मानवीय भावनाओं आदि का सुंदर वर्णन मिलता है और इसे विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है और यह जापानी समाज व संस्कृति को समझने का महत्वपूर्ण एक स्रोत है, एक माध्यम है। यहाँ से अगला है जापान की राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए, लिखिए। तो प्राचीन जापान की राजनीतिक व्यवस्था समानती थी। सम्राट
नाम मात्र का शासक होता था, जबकि वास्तविक सत्ता शोगुन के हाथों में रहती थी। शोगुन सामंती सरदारों और सामुराई योद्धाओं के सहयोग में शासन करता था और यह व्यवस्था सैन्य शक्ति पर आधारित थी। तो यह प्राचीन की एक राजनीतिक व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी, जिसमें सम्राट क्या है, नाम मात्र का एक शासक होता है, जबकि जो सत्ता होती है वो शोगुन के हाथों में रहती है और शोगुन सामंती सरदारों और सामुराई योद्धाओं के सहयोग से शासन करता है और यह व्यवस्था एक सैन्य शक्ति पर आधारित थी। तो समझ में अच्छे से आपको आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 19वां है, चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो चंगेज खान का जन्म मंगोलिया में हुआ था। जो चंगेज खान है, इनका जन्म स्थान कौन सा है, मंगोलिया है। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनका परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करता रहा। इनके पिता की क्या है, मृत्यु हो गई थी, जिनके कारण इनके परिवार में काफ़ी कठिन परिस्थितियां आई और उन्हीं परिस्थितियों में इनको जीवन यापन करना पड़ा। बचपन से ही उन्होंने संघर्ष और अभाव देखा है। इन अनुभवों ने उन्हें एक कुशल योद्धा और महान शासक बनाया। देखिए, बचपन से ही उनके जीवन में संघर्ष रहा है, अभाव रहा है, यानी कमी रही है किसी चीज़ की। तो अनुभवों ने उन्हें क्या है, एक कुशल योद्धा महान शासक बनाया। तो देखिए, बचपन से ही इन्हें दुख तकलीफों का सामना करना पड़ा, तो ये क्या है, एक महान योद्धा और शासक बन गए। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। और यहाँ से अथवा आपका रहेगा, हरकारा पद्धति क्या है, प्रकाश डालिए। तो हरकारा पद्धति मंगोल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण संदेश व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित दूत एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकारी संदेश पहुंचाते थे। इससे प्रशासन और सेना में त्वरित संपर्क बना रहता था। तो जो हरकारा पद्धति है वो क्या है, साम्राज्य की, मंगोल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। लेकिन कैसी, संदेश की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है थी। इसके अंतर्गत क्या है, प्रशिक्षित दूत क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरकारी जो संदेश होते हैं उनको पहुंचाते हैं। इससे प्रशासन और सेना में त्वरित संपर्क बना रहता है। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे यहाँ से 20वां, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के आचार विचार पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीते थे। वे भूमि, जल और जंगल को पवित्र मानते थे और उनका समाज सहयोग, समानता और सामूहिक जीवन पर आधारित था और नैतिक और परंपराओं का पालन उनके जीवन का मूल्य आधार था। तो जो उत्तरी अमेरिका है वो क्या है, मूल निवासी प्रकृति के सामंजस्य बनाकर जीवन जीते थे। वे क्या करते थे, भूमि, जल, जंगल, इन सबको पवित्र मानकर क्या करते थे, उनका समाज सहयोग, समानता और सामूहिक जीवन का आधार था और नैतिक और परंपराओं का पालन उनके जीवन का मूल्य आधार था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से है, यूरोपीय लोग मूल्य निवासियों पश्चिमी यूरोप से उत्तरी अमेरिका पहुँचे लोगों की वहाँ के मूल निवासियों के संदर्भ में क्या धारणाएं थी। तो यूरोपीय लोग मूल निवासियों को असभ्य और पिछड़ा मानते थे। वे अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझते थे और मूल निवासियों की जीवन शैली को वे कम विकसित मानते थे और इन धारणाओं के कारण मूल निवासियों का शोषण हुआ। तो देखिए, जो यूरोप के लोग थे वो क्या है, वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो कैसे मानते थे, उनको असभ्य और पिछड़ा हुआ मानते थे। वे अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझते थे और जो मूल निवासियों के जो जीवन शैली थी वो उनको क्या है, कम विकसित मानते थे और इन धारणाओं के कारण निवासियों का क्या है, शोषण हुआ है। अब यहाँ से 21वां है, मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो मध्यकाल के उत्तरार्ध में इटली में नगरों का पुनर्स्थलन यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके प्रमुख कारण और विशेषता निम्नलिखित हैं। पहला है, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद नगरों का पतन हो गया था, किंतु 11वीं और 12वीं शताब्दी में व्यापार के पुनः स्थान से नगर फिर विकसित होने लगे। तो जो रोमन साम्राज्य है उसके पतन के बाद नगरों का पतन हो गया। कब पतन हो गया, किंतु 11वीं और 12वीं शताब्दी में व्यापार के
पुनः स्थान से नगर फिर से विकसित होने लगे। दूसरा, इटली के नगर जैसे वेनिस, जेनोवा और फ्लोरेंस पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और बैंकिंग, मुद्रा प्रणाली और व्यापारिक संघर्षों के विकास से नागरिकों की आर्थिक शक्ति बढ़ी। कंप्लीट अच्छे से करना है। ये यहाँ से आपका चौथा है, नगरों में स्वतंत्र नागरिक वर्ग का उदय हुआ जिनसे सामंती व्यवस्था कमजोर किया और नगरों के पुनः स्थान से कला, साहित्य और पूर्ण जागरण को प्रोत्साहन मिला। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट करें। अब आपका यहाँ से अथवा रहेगा, मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास का वर्णन कीजिए। तो मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास का वर्णन हम इस प्रकार से यहाँ पे पढ़ेंगे कि पहला है, प्रारंभ में चित्रलिपि का प्रयोग किया, बाद में कीला क्षर लिपि विकसित हुई। तीसरा, मिट्टी की तख्तियों पर लेखन होता था और लेखन का उपयोग व्यापार में किया गया और इससे ऐतिहासिक अभिलेख सुरक्षित हुए। तो देखिए, प्रारंभ में क्या हुआ, चित्रलिपि का प्रयोग किया गया, फिर बाद में क्या हुआ, कीला क्षार लिपि विकसित हुई। इसके बाद देखिए, जब विकसित हो गई कीला क्षार तो तख्तियों पर लिखना प्रारंभ किया गया। उसके बाद इसका उपयोग किस में किया गया, व्यापार में किया गया, उपयोग भी इसका होने लगा और इससे ऐतिहासिक अभिलेख कैसे हो गए, सुरक्षित हो गए। तो बहुत ही आसान और सरल है। कंप्लीट अच्छे से करें, आप भरोसा रखिए, आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो आपके रहेंगे, 100% आपके क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बहुत ही मेहनत आपके लिए की है। तो आज इस वीडियो में आपको मैंने यहाँ पे पूरे आपको मैंने 21 प्रश्न दिए हैं फुल सॉल्यूशन सहित। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट सभी को करना है। पिछले वीडियो में इसी तरह से सेट ए मैंने आपको बताया था, आज मैंने आपको दूसरा सेट भी बताया है और अगले वीडियो में हम सेट सी पढ़ेंगे। जब तक आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें।